हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। हम साउथ सिटी पीसीएमबी पर कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स हम करेंगे आपके साथ यहाँ साउथ सिटी पीसीएमबी के चैनल पर। फिजिक्स चल रही है, क्लास 12th है, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर चल रहा था। हम 3 लेक्चर कर चुके थे। हमने इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के रिलेशंस निकाल लिए थे। मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का केस कर लिया था। मैक्सिमा और मिनिमा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये 2 चीजें हम लोगों ने देख ली थी, इनकी कंडीशंस देख ली थी। तो अब बातें करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। सबसे क्लासिक क्वेश्चन जो भी आएगा वेव ऑप्टिक्स से वो यहाँ से आएगा, इसे देखना बहुत जरूरी है। चलिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैं आपको क्या बताना चाहता हूं उसे आप देखिएगा कि मान लीजिए कि आपके पास इस तरह की 2 स्लिट्स हैं। स्लिट्स का मतलब बहुत छोटा सा छेद, ऐसे, और सामने एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन। और अब आपने क्या किया, यहां से लाइट एंटर कराई, ठीक, और यहां से फिर से लाइट एंटर कराई। इन 2 जगहों से जब लाइट बेटा एंटर करेगी तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी वो मुझे बताइएगा। एक्सपेक्टेशन तो ये है कि सर लाइट जो है वो सीधी जाएगी, एक ब्राइट स्पॉट बनाएगी। लाइट सीधी जाएगी, एक ब्राइट स्पॉट बनाएगी। तो ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये ब्राइट स्पॉट होगी और ये भी ब्राइट स्पॉट होगी। यहाँ पे लाइट दिखाई देगी, इसके अलावा लाइट का ब्राइट स्पॉट कहीं भी नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअली इसका उलट होता है। उलट क्या होता है कि कहीं ब्राइट स्पॉट दिखाई देता है, फिर अंधेरा हो जाता है, फिर ब्राइट स्पॉट आता है, फिर अंधेरा हो जाता है, फिर ब्राइट स्पॉट आता है, फिर अंधेरा हो जाता है, फिर ब्राइट स्पॉट आता है, फिर अंधेरा हो जाता है। ये इंटरफेरेंस का फिनोमेना है। कहीं पर आपको इंटेंसिटी ज्यादा समझ आए और कहीं पर इंटेंसिटी आपको कम समझ आए, कहीं इंटेंसिटी ज्यादा, कहीं इंटेंसिटी कम। और ये ब्राइट डार्क स्पॉट्स जब आपको नजर आते हैं तो आप ये समझ नहीं पाते कि यार लाइट तो हमने सीधी डाली थी और वो सीधी लाइट जाकर 2 स्पॉट की बजाय ढेरों स्पॉट बना रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यंग साहब ने बंद कमरे में लाइट के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE बोलते हैं। और ये YDSE के एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि इस तरह का कुछ फिनोमेना जहां कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, इंटेंसिटी का हाई होना, इंटेंसिटी का लो होना, इंटेंसिटी का हाई होना, इंटेंसिटी का लो होना, लगातार ये दिखाई देता है। और ये सिर्फ वेव कैरेक्टर है, ये सिर्फ वेव दिखा सकती हैं, इसके अलावा किसी तरह की चीजें इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न शो नहीं कर सकती। ये जो आप मैक्सिमा मिनिमा की स्टोरी देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग इसे नाम देते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या नाम दे रहे हैं बेटा, इसे इंटरफेरेंस पैटर्न नाम दे रहे हैं। अब ये इंटरफेरेंस पैटर्न क्या चीज है, बस यही कि लाइट आई, लाइट क्या कोई वेव आई, 2 अलग सोर्सेस से आई। अब जो ये पहला वाला छेद है ना, पहला वाला स्लिट, ये सोर्स 1 है और दूसरा वाला स्लिट सोर्स 2 है। सर ये तो लाइट एक ही जगह से आ रही थी, स्क्रीन से पूछो तुम पर कौन लाइट डाल रहा है, तो उसके लिए ये अलग सोर्स है और ये अलग सोर्स। अब ये 2 अलग सोर्सेस से लाइट आए और आपस में लाइट आए, या कोई भी साउंड आया, कोई भी वेव आए, कोई भी वेव आए, वेव आ रही है और आपस में वो ओवरलैप कर रही है, सुपरपोज कर रही है, जिससे इंटरफेरेंस हो रहा है। और इंटरफेरेंस का पैटर्न ये कहता है कि कहीं कहीं पर मैक्सिमा मिलेगा, कहीं कहीं पर ये मिनिमा मिलेगा, कहीं पर मैक्सिमा मिलेगा, कहीं मिनिमा मिलेगा, कहीं मैक्सिमा मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस की ये पैटर्न कहलाते हैं कि हम इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहे हैं। लाइट में इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा दिखाई देता है, मैं एग्जैक्ट आपको दिखा देता हूँ। ये है लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न। मैं बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा रहा हूँ, बस पास की चीजों पे गौर करिएगा, है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये ब्राइट स्पॉट है, ये डार्क स्पॉट है, ये ब्राइट स्पॉट है, ये डार्क स्पॉट है। इरेज कर देते हैं। तो ये ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क का जो कॉम्बिनेशन अल्टरनेट चल रहा है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है।
और ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है बेटा, ये प्रूव करता है कि अगर लाइट इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर सकती है तो इसका मतलब लाइट के पास वेव कैरेक्टर है, क्योंकि वेव के बिना किसी तरह का मटेरियल ये इंटरफेरेंस पैटर्न शो नहीं करता, जिसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिश करता है कि लाइट एक वेव है। अच्छा, लाइट को वेव प्रूव करने की कहानी है। जी हाँ, कैसा सेटअप है दिखाइए बेटा, ये ऐसा सेटअप है, एक सोर्स है, इन्होंने यहाँ पर सनलाइट लिखी हुई है, तो भैया सनलाइट ले लीजिए, ये सनलाइट है, सनलाइट आ रही है आपके पास। सनलाइट तो वैसे सारे कलर्स की होती है, हम मोनोक्रोमैटिक लेकर चलेंगे थोड़ी देर में। और उसको एक स्लिट से निकाला, ये स्लिट से लाइट फैलेगी, डाइफ्रैक्शन का पैटर्न, और फिर ये अपने इस छोटे वाले स्लिट 1 नंबर और ये 2 नंबर दोनों में चली जाएगी, दोनों में जाएगी तब यहाँ से लाइट फिर फैलेगी और यहाँ से लाइट फिर फैलेगी, और कहीं ना कहीं जाकर ये सुपरपोज करेंगे, जहां सुपरपोज करेंगे वहां इंटरफेरेंस होगा, वहां मिनिमा से लेके मैक्सिमा के बीच में कुछ भी हो सकता है, एंड वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द मैक्सिमास एंड द मिनिमास। तो या तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव मिलेगा या तो डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, या फिर बीच में मिलेगा। हम बीच वाली चीजें नहीं पढ़ना चाहते, हम चाहते हैं कि मैक्सिमा या मिनिमा मिल जाए। अभी क्यों इन्होंने 2 स्लिट बनाई एक की बजाय, वो बताते हैं। सबसे पहले समझो कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं कि कोहेरेंट क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हम ये काम करने वाले हैं। एक बात ध्यान रखना कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस से निकलने वाली लाइट के इंटरफेरेंस का फिनोमेना दिखाता है। यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तुम्हें 2 सोर्सेस चाहिए, और वो 2 सोर्सेस से निकलने वाली वेव्स तभी इंटरफेरेंस पैटर्न शो करेंगी जब वो निकलने वाली वेव्स कोहेरेंट होगी, यानी हमारे सोर्सेस भी कोहेरेंट होंगे। तो सबसे पहली बात कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस ये होते हैं कि जो सोर्सेस से निकलने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो वेव्स सोर्स से निकल रही हैं दोनों सोर्सेस से, उन सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम है, और दोनों वेव्स में सोर्स 1 सोर्स 2 से निकली कोई वेव से निकली कोई वेव और किसी जगह पर जाकर सुपरपोज हो गई, इंटरफेरेंस करने लगी। ऐसे समय पर जो इनका फेज डिफरेंस है, हो सकता है इनके बीच में फेज डिफरेंस, कोई बड़ी बात नहीं है, फेज डिफरेंस होगा, तो जो फेज डिफरेंस है इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। टाइम से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है दोनों वेव्स की वो सेम होनी चाहिए, और फेज डिफरेंस बदल सकता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आज देखें, 2 मिनट बाद देखें, 10 मिनट बाद देखें, अगर सोर्सेस कहीं मूव नहीं कर रहे तो फेज डिफरेंस नहीं बदलेगा। अगर ये प्रॉपर्टीज हैं हमारे सोर्सेस में तो हम कहते हैं कि हाँ, हमारे सोर्सेस और हमारी वेव्स कोहेरेंट वेव्स हैं, सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस हैं। इस तरह के कोहेरेंट सोर्सेस बनाना बहुत मुश्किल काम है। अब अगर आप आइडेंटिकल 2 बल्ब लाएं, सेम कंपनी के, सेम रेटिंग के और सेम लाइट जनरेट करने वाले, वो कोहेरेंट नहीं होंगे। अच्छा, तो कोहेरेंट बनाने का तरीका क्या है? तो तरीका क्या है वो बहुत ध्यान से देखना। क्या समझाया जाता है कोहेरेंट बनाने के लिए? हमारे पास इस तरह से 2 स्लिट्स बना ली, ये पतले पतले छेद हैं, स्लिट 1 और ये स्लिट 2, बीच में इनके कुछ दूरी है जिसे बोला गया D, और इनका मिड पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप ले लीजिए, जानबूझकर इधर ले रहे हैं ताकि केस सिमेट्रिक रहे, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है केस, अकल ज्यादा लगानी पड़ती है, कोर्स में नहीं है। यहां पर एक ओरिजिनल सोर्स है, अब इस ओरिजिनल सोर्स से जो लाइट हमारी ट्रेवल करेगी वो यहां से यहां पहुंचेगी और लाइट यहां से यहां पहुंचेगी, ऐसा मेरा मानना है। आप देख पा रहे होंगे कि जब लाइट यहां से यहां पहुंच रही है, ये दूरी अगर x चल रही है तो लॉजिकली ये दूरी भी x है, क्योंकि ये थीटा तो ये थीटा, ये परपेंडिकुलर तो ये परपेंडिकुलर, और बेस तो कॉमन है ही, ये भी बराबर d/2 तो आप देख पा रहे हैं इस सोर्स से निकलने वाली जो लाइट है, जब वो यहां पहुंचती है और जब वो लाइट यहां पहुंचती है, इस जगह और इस जगह दोनों का फेज सेम रहता है। हाँ, सेम रहता है। और इसके बाद हाइगन्स प्रिंसिपल से यहां पर आप वेवफ्रंट बनाइए। अब ये जो वेवफ्रंट्स बन रही हैं,
ये वेवफ्रंट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कर सकती हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कर सकती हैं। तो मैं जानबूझ करके इन वेव्स पर देखो वेवफ्रंट्स बनाए थे ना, दूसरे वाले सोर्स के लिए तो वेवफ्रंट बनाने पड़ेंगे, तो आपने दूसरे वाले सोर्स के लिए भी वेवफ्रंट बनाए। पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल शेप का वेवफ्रंट बना लिया, और अगर आप देख पा रहे हैं वेवफ्रंट्स को तो और अच्छा लग रहा है। और ये जो वेवफ्रंट्स एक दूसरे के साथ सुपरपोज हो रहे हैं, तो ये सेम फेज में सुपरपोज हो सकते हैं और ये ऑपोजिट फेज में सुपरपोज हो सकते हैं। सेम फेज में सुपरपोज होने से इंटेंसिटी बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, लाइट ब्राइट दिखाई देगी। ऑपोजिट फेज में सुपरपोज होने से इंटेंसिटी घटेगी, एम्पलीट्यूड घटेगा, एनर्जी घटेगी, लाइट दिखाई नहीं देगी या बहुत डिम दिखाई देगी। अच्छा साहब, सामने क्या करते हैं, सामने स्क्रीन लगा देते हैं। जब ये लाइट इस पर पड़ेगी तो किसी एक जगह पे कहीं ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा, कहीं डार्क स्पॉट दिखाई देगा। ब्राइट से डार्क के बीच में लगातार इंटेंसिटी कम हो रही होगी। हम दो स्पॉट पढ़ेंगे, एक डार्क और एक ब्राइट, इसके बीच का नहीं पढ़ेंगे। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है कि हमने एक सोर्स को स्प्लिट करके दो सोर्स में कन्वर्ट किया, और ये सोर्सेस को कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा लॉजिक ये था कि हम एक इंडिपेंडेंट कोहेरेंट सोर्स नहीं जनरेट कर सकते, तो हमने कोहेरेंट सोर्स बनाने का एक बढ़िया तरीका निकाल लिया। ठीक है ना, कोहेरेंट सोर्स बनाने का बढ़िया तरीका है। चलो YDAC का सेटअप बनाते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर। सेटअप फॉर YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए सेटअप। क्या है वो सेटअप, आओ देखो। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं भी जानने हैं, कुछ सिंबल्स हैं जो स्टैंडर्ड हैं वो भी हमें जानने हैं, याद भी करने हैं कि हाँ सिंबल्स का ऐसा ही नाम है और यही इन सिंबल्स को बोलना है। इसको S1 स्लिट 1, इसको S2 स्लिट 2 बोल रहे हैं। इनके बीच का जो सेपरेशन है उसे D बोल रहे हैं। बीच के सेपरेशन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप देखें तो वो ये कोई लाइन है, हालांकि थोड़ी सी टेढ़ी होगी तो उसे सीधी कर ली जाए। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमारा ओरिजिनल सोर्स है। इस ओरिजिनल सोर्स से बच्चों आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि जो लाइट है वो ऐसे आ रही है और लाइट जो है वो ऐसे भी जा रही है इधर। और ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं वो अब S1 S2 हो गए। सामने बच्चों हमारे लिए एक स्क्रीन लगी हुई है इस तरह से, और इस स्क्रीन पर ही हम सारा कुछ ऑब्जर्व करने वाले हैं कि कहाँ पर ज़्यादा इंटेंसिटी और कहाँ पर कम इंटेंसिटी मिलेगी। जहाँ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया है बच्चों, इसी जगह पर हम y = 0 मान लेते हैं। यानी कि जो दूरियां यहाँ नापी जाएंगी कि मैक्सिमा कहाँ मिल रहा है, मिनिमा कहाँ मिल रहा है, कहाँ पर हमें ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, कहाँ पर हमें डार्क स्पॉट मिल रहा है, वो y = 0 से नापा जाएगा। अच्छा सा, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, कुछ बेसिक चीज़ें। ये जो डिस्टेंस है स्क्रीन और स्लिट्स, इन्हें कैपिटल D से बेटा डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल D से। अब कहाँ इंटरफेरेंस चेक करें, तो कहा जाएगा कि यहाँ पर इंटरफेरेंस चेक करिए। तो चलो यहाँ पर इंटरफेरेंस चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, इस वाले सोर्स से लाइट निकालो और यहाँ पहुँचाओ, और इस वाले सोर्स से लाइट निकालो और यहाँ पहुँचाओ। तो लाइट दोनों पहुँची उस जगह पर, और जब लाइट दोनों उस जगह पर पहुँच गई तो दोनों ही लाइट वेव्स ने एक दूसरे से सुपरपोज किया, और सुपरपोज किया तो सुपरपोजिशन थ्योरम के हिसाब से इनका एम्पलीट्यूड निकाला जाएगा वहां पर, और हम कहेंगे इंटरफेरेंस हो जाएगा। इंटरफेरेंस होने का अर्थ होगा कि वहां पर या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा या तो उनके बीच की कोई कंडीशन दिखाई देगी। जो डिस्टेंस बेटा हम देख पा रहे हैं, ये और ये, इसे बेटा हम y बोलते हैं। और y बोलने का अर्थ यही है कि हमने इसको y एक्सिस माना है, तो हमारे सेंट्रल से कितना ऊपर जा रहा है, ये जिस पॉइंट पर इंटरफेरेंस चेक करना है उसे P बोलते हैं। ठीक, अब ध्यान दो, हम लोग जब वहां P पर आते थे तो P पॉइंट पर अगर हमें इंटेंसिटी का अंदाजा हो जाए तो इंटेंसिटी ही बताती है कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अगर सोर्सेस की थिकनेस बराबर ली गई है, छेद बराबर मोटाई के बनाए गए हैं, तो निकलने वाली लाइट का अमाउंट सेम होगा, जिसकी वजह से S1 की इंटेंसिटी और S2 की इंटेंसिटी सेम होगी। अगर
छेद की मोटाई और इस छेद की मोटाई अलग अलग हो, यानी कि यहाँ का छेद पतला, यहाँ का छेद मोटा बना दिया गया हो, तो हम कहेंगे कि पहले वाले की इंटेंसिटी कम और बाद वाले की इंटेंसिटी ज्यादा। ओपनिंग जितनी बड़ी लाइट उतनी ज्यादा। हम जो केस पढ़ने जा रहे हैं उसमें थिकनेस ऑफ स्लिट S1 एंड S2 बराबर मानेंगे। थिकनेस ऑफ स्लिट S1 एंड S2 आर इक्वल, और क्योंकि हमने इंटेंसिटीज बराबर मानी है, मतलब थिकनेस बराबर मानी है, इसलिए इंटेंसिटी फर्स्ट स्लिट और सेकंड स्लिट से निकलने वाली लाइट्स की बराबर होंगी, जिसे हम सिंपली आई लिख लेंगे। बेटा ध्यान रखिएगा, हम लोग सिंपली I1 I2 को क्या लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं। अच्छा, यानी I इंटेंसिटी यहाँ से आई, I इंटेंसिटी यहाँ से आई, वहां मिलकर 2I बननी चाहिए। अब वो 2I क्या बनेगी समझिएगा। मैं इस P पॉइंट की बातें कर रहा हूँ। इस P पॉइंट पर बनने वाली नेट इंटेंसिटी को आप खुद नजर डालिएगा, देखिएगा E नेट क्या है। अब E नेट को देखिएगा तो हम लिख रहे थे शायद √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ऐसे कर लो, I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ √I1 I2 और cos फाई, जहां पे फाई का मतलब है फेज डिफरेंस, किसका, दोनों वेव्स का, किस जगह पर, जहां वो सुपरपोज कर रही हैं वहां पर। अच्छा, ये फॉर्मूला है जी हाँ। कुछ असम्पशंस हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने अभी आपको YDSE का सेटअप बताया, सेटअप में क्या असम्पशन मानना है ये बताया, और क्या इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा ये बताया। अब एक असम्पशन और है कि अगर D यानी स्लिट्स के बीच की दूरी वेवलेंथ से बहुत बड़ी हो और स्क्रीन की दूरी स्मॉल d से बहुत बड़ी हो, तो ही वो केसेस काम करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं। यानी हमारे बोर्ड के कोर्स में हमेशा स्मॉल d लैम्डा से बहुत बड़ा होगा और कैपिटल D d से बहुत बड़ा होगा। अच्छा, मतलब स्लिट्स बहुत पास हैं। एक्चुअली ये छोटा d जो है वो मिलीमीटर्स में होता है और d जो है वो 2-3 मीटर होता है, तो 1000-2000 गुने का डिफरेंस है, इतना बड़ा अंतर। तो इस वजह से ये जो दूरी है ये बहुत ज्यादा नहीं है। हम स्क्रीन में बनाने के लिए बहुत ज्यादा बना देते हैं, बट एक्चुअली ये अगर स्क्रीन ऐसे है और यहाँ पे, तो लगभग इतनी दूरी पर ही सारी बातें हो जाती हैं, इससे ज्यादा नहीं। बहुत कम डिस्टेंस पे चीजें होती हैं, हम उसको साफ दिखाने के लिए बहुत बड़ा बना देते हैं, बट दिस एंगल जो यहाँ से बन रहा है ये एंगल लगभग नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा एंगल है, 1-2-4 डिग्री का, बस ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये दो रेस भले ही कन्वर्जिंग है लेकिन ये लगभग पैरेलल है, बहुत करीब एक दूसरे के रेस की, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग नहीं। अच्छा साहब, कन्वेंशन भी हो गया। हम तो जानते थे कि I नेट की जगह क्या लिखा जाएगा, बच्चों ध्यान से देखो। हम लिखेंगे I प्लस I प्लस 2I cos फाई। आपने कैसे लिख दिया, I1 I2 को बराबर कर दिया और I1 I2 दोनों को I के बराबर लिख दिया, तो ये बन गया 2I। अब इसे क्या करें बेटा, इसे लिखें 2I प्लस 2I इंटू बेटा cos फाई। 2I को बच्चा कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस cos फाई। जिस वक्त ये आ गया यही हमारा I नेट हो गया। अब I नेट के इस फॉर्मूले को अपने मन मंदिर में सजा लीजिए, क्योंकि ये ही फॉर्मूला अब YDSE को सॉल्व करेगा हमेशा। अब यहाँ से क्या सीन आएगा वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ से सीन हम जानते हैं कि अगर हम सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करने लग जाएं, और ध्यान देखिएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बातें करें तो वहां पर cos फाई की वैल्यू बेटा +1 ली जाती थी और इंटेंसिटी जो है वो बेटा मैक्सिमम हो जाती थी। cos फाई की वैल्यू +1 लेने का मतलब, जब हमने यहाँ पे cos फाई की वैल्यू बच्चा +1 ले ली, तो cos फाई की वैल्यू +1 होने का मतलब ये है कि 2I और 1 + 1 कितना हो गया बेटा 2, दैट बिकम्स नथिंग बट 4I। यानी कि इंटेंसिटी आ रही थी एक तरफ से I, दूसरी तरफ से आ रही थी I, जुड़कर यहाँ होनी चाहिए थी 2I, पर यहाँ कितनी हो गई 4I। इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, आ रही थी I मिलकर कितनी हो गई 4I। ये तो स्केलर नंबर है, ये डबल से डबल कैसे हो जा रहा है, उसका राज है इसके पीछे। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, तब जाकर कहीं आगे की बात हो पाएगी। अगर ये कहानी हो गई तो इसका मतलब ये है कि जो cos फाई है इसकी वैल्यू जब बेटा +1 होती है तो ऐसे समय पे फाई की वैल्यू बेटा 0 होती है, उसके बाद 2π होती है, फिर 4π होती है, फिर 6π होती है। आप सब जानते हैं कि cos, sin, tan ये सब अपनी वैल्यूज को 2π इंटरवल पे रिपीट करते हैं। तो मेरे हिसाब से
2n पाई, ये फाई की जनरल वैल्यू आ गई। यहाँ पे n की वैल्यू बच्चा 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है ना। तो जब भी कभी आप n की वैल्यू 0 डालेंगे 0 आ जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा। 1 डालेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, 2 डालेंगे 4 पाई हो जाएगा, 3 डालेंगे। तो ये मैक्सिमा की कंडीशन है कि फाई की जो वैल्यू है वो 2n पाई बन गई। अच्छा, मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बहुत ही बढ़िया। हम यहाँ पर अब बातें जो हैं वो करते हैं। देखिएगा हम अब बातें करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को गौर से देखो क्या है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहता है कि हमारी इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम होनी चाहिए और मिनिमम होने के लिए cos फाई की वैल्यू -1 होनी चाहिए। अभी हमने नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला और वो था बेटा 2i अंदर 1 प्लस cos फाई। जिस वक्त मिनिमम इंटेंसिटी निकालनी होगी उस वक्त cos फाई की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 0 हो जाएगा, तो इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी। इंटेंसिटी 0 होने का अर्थ ये है कि वहां पे लाइट है ही नहीं। इसका मतलब ये कि फर्स्ट वाले सोर्स से लाइट आई, सेकंड वाले सोर्स से लाइट आई, एक ही जगह पर मिली लाइट्स और वहां से लाइट गायब हो गई। अजीबोगरीब कहानी। मिनिमा का तो यही अर्थ निकल के आ रहा है कि लाइट आई, दूसरे सोर्स से लाइट आई, आप इसको देखिएगा, लाइट आई एक ही जगह मिली, और अगर यहाँ पर मिनिमा आ रहा है तो इंटेंसिटी 0, यानी आई इंटेंसिटी आई मिली और नेट इंटेंसिटी 0 हो गई। लाइट दोनों जगह से गिर रही थी और लाइट गायब हो जा रही थी, और वही 2i इंटेंसिटी जो मिनिमा में गायब हो रही है वो मैक्सिमा के केस में ऐड हो रही है, इसी वजह से 4i इंटेंसिटी हो जा रही है। तो एनर्जी कंजर्व है अभी भी, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखिए, i मिनिमम की बात है, ये हो गई। अब अगर हम cos फाई की वैल्यू पर फिर से ध्यान दें, अब ध्यान से देखना बेटा, अच्छी चीज है। cos फाई की वैल्यू अगर बेटा -1 है, हम जानते हैं कि फाई की वैल्यू पाई होगी, और पाई के बाद ये वैल्यू हर 2 पाई इंटरवल में रिपीट होगी, यानी जितने ऑड पाइज आप लिख सकते हैं वो आप लिखते चले जाइए, फाई के सारी वैल्यूज होंगी। तो इस ऑड पाई को बनाने का अर्थ है कि 2n-1 इंटू पाई, ये बन गया आपके लिए, और n की वैल्यू इस बार 0 से नहीं है, n की वैल्यू बेटा 1 से, ध्यान से देखिएगा, n की वैल्यू 1 से ली जा रही है, 0 से नहीं है। और आप सब जानते हैं कि इसी तरह ऑड नंबर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये मिनिमा और मैक्सिमा दोनों की कंडीशंस आ गई। यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ध्यान से देखो, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन है, इसका कोई रिश्ता हमारे कोर्स में डेरिवेशन में नहीं पूछा जाता, लेकिन कोर्स में इसका फॉर्मूला जरूर है, क्योंकि इसके सवाल जरूर पूछे जाते हैं। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, यानी कि फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा हमेशा। अगर ये फॉर्मूला याद है तो मानकर चलिए बात बन गई, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम आती। अच्छा, तो चलो एक काम करो, सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस की बातें करके आओ। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने यहाँ पढ़ा था। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अगर तुम ध्यान से देखो तो आई मैक्स की वैल्यू 4i है और फाई की वैल्यू ये है। हम ऐसा कहते हैं कि जो डेल्टा फाई है उसकी वैल्यू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में डेल्टा फाई 2n पाई होता है, तो सामने 2 पाई बाई लैम्डा लिखा गया और लिखा गया डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, आंसर आया n लैम्डा। यानी कि हमारे दो वेव्स का जो पाथ डिफरेंस है, जो रास्ता वो चल के आ रहे हैं उन रास्तों की लंबाइयों में जो अंतर है
वो अगर n लैम्डा होगा यानी कि 0 का डिफरेंस होगा, लैम्डा का डिफरेंस होगा, 2 लैम्डा का डिफरेंस होगा, 3 लैम्डा का डिफरेंस होगा, 4 लैम्डा का डिफरेंस होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा, तो हम कहेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। इसके अलावा जरा मैक्सिमम का केस कर लिया, कंस्ट्रक्टिव तो हो ही गया। डिस्ट्रक्टिव का केस करते हैं, डिस्ट्रक्टिव लिखा हुआ है यहाँ पे। तो डिस्ट्रक्टिव के केस में आपको दिखाई दे रहा है जो फाई की वैल्यू है वो है 2n-1 इंटू पाई। अब यहाँ पर डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स लिख लें, जो कि पाथ डिफरेंस है। फाई की वैल्यू आप लिख रहे होंगे तो लिखेंगे 2n-1 इंटू पाई इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा, सॉरी पाई से पाई कैंसिल, तो ये बेटा बनकर आएगा लैम्डा अपॉन 2 इंटू 2n-1, यानी कि लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल, यानी लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, इस तरह से। यानी कि सबसे पहले लिख के दे देता हूँ लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2, और जितने भी और ऑड मल्टीपल बन जाए लैम्डा बाई 2 के, अगर पाथ डिफरेंस इतना है तो हम कहेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मिनिमम मिल रहा है, मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है। अगर दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी बराबर है तो ऐसे पाथ डिफरेंस वाली जगहों पर लाइट दिखाई ही नहीं देगी, जबकि दो सोर्सेस से वहां पर लाइट फॉल हो रही है। अच्छा, यानी ये मैक्सिमा और मिनिमा के केस हैं जिनमें हमने पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों के स्पेशल केसेस बना लिए और ये तय कर लिया कि कैसे कैसे किन किन कंडीशंस पे पाथ डिफरेंस पर कब मिनिमा और कब फेज डिफरेंस पे मिनिमा मिलेगा। यही चीज यहाँ पता करें कि कब फेज डिफरेंस पे मैक्सिमा और कब पाथ डिफरेंस पे मैक्सिमा मिलेगा। तो यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू या तो 0 हो, या तो लैम्डा हो, या तो 2 लैम्डा हो, या तो 3 लैम्डा हो, या तो 4 लैम्डा हो, और जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल हैं इन सब पर मैक्सिमा मिलने वाला है। अच्छा, अब ये पता कर ले कि कितनी दूरी पर मैक्सिमा मिलेगा, कितने पास मैक्सिमा मिलेगा, किस जगह पर मिनिमा मिलेगा, उसकी बातें कर ले। चलो सबसे पहले मिड पॉइंट की बेटा बातें करते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले अपना सोर्स बना लेते हैं। ये रहा आपका YDAC का सेटअप। बार बार बनाने की प्रैक्टिस कर लें पेपर में, क्योंकि आता है, तुरंत बनना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। ये बन गया YDAC सेटअप। अब ये है हमारा सोर्स S1, ये है सोर्स S2, और हम मानकर चल रहे हैं कि दोनों के दोनों सोर्सेज जो हैं ये बराबर इंटेंसिटी के। हमने कहा था जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरता है उसे y बराबर 0 मान लेते हैं, तो y बराबर 0 कर लीजिए। अब y इक्वल टू 0 करने के बाद एक सोर्स से उठाइए और लाइट को यहाँ डालिए। मैं स्पेसिफिक कंडीशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाला सेगमेंट है ये। ठीक, यहाँ पर, और यहाँ से लाइट को उठाओ और यहाँ डालो। ठीक है मेरी बात? इस तरह से तो लाइट को फॉल कहाँ कर आया? इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर फॉल कराया। इस पॉइंट को क्या नाम दिया जाएगा? इस पॉइंट को हम नाम देंगे बेटा सेंट्रल मैक्सिमा। क्या नाम देंगे? सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद जो ऊपर और नीचे इसके जहां जहां भी मैक्सिमा आएंगे उन्हें हम कहेंगे सब्सिडरी मैक्सिमा। फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा, सेकंड सब्सिडरी मैक्सिमा, इस तरह से। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है। ऊपर का डिस्टेंस d/2 है और यहाँ का भी d/2 है और बेस कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये दूरी x है तो फिर ये दूरी भी x है। तो इसकी वजह से दोनों वेव्स जहां सोर्स से चले और जिस P पॉइंट पर टकराए, इस P पॉइंट पर टकराने पर दोनों वेव्स ने x और x ही दूरी चली, जिसकी वजह से इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो बेटा 0 आ गया। और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि फेज डिफरेंस 0 आए, लैम्डा आए, 2 लैम्डा आए, 3 लैम्डा आए, हमेशा मैक्सिमा मिलता है।
फेज डिफरेंस को 0 बना लो क्योंकि 0 आ चुका है, तो 0 भी तो मैक्सिमा के केस है, तो हम कहेंगे केस ऑफ मैक्सिमा मिल रहा है। अब केस अगर मैक्सिमा का मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये साहब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला मतलब ब्राइट लाइट मिलेगी। ब्राइट लाइट मिलेगी तो अगर आप बिल्कुल स्टैंडर्ड केसेस में चले जाएंगे तो जो आपको टोटल इंटेंसिटी दिखाई दे रही है वो 4I नजर आएगी, तो ब्राइट इंटेंसिटी आपको नजर आएगी। क्या बात है, इसी वजह से इसका नाम सेंट्रल मैक्सिमा रखा गया, क्योंकि पहली बात तो बीच में मिल रहा है इसलिए सेंट्रल है, और वहां मिनिमा नहीं आ सकता, सिर्फ मैक्सिमा आ सकता है, इसलिए वो मैक्सिमा है। इस केस में कभी भी मैक्सिमा के अलावा कोई केस नहीं बनेगा, कारण ये है कि ये जो दो ट्राइंगल्स ऊपर नीचे बन रहे हैं ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहने वाले हैं। तो मैं यहाँ से एरो निकाल के लिख देता हूँ, आप चाहें तो अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ये जो लाइट वेव्स हैं ये ट्राइंगल बन रहे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा का केस आया। अब मैं जनरलाइज कर रहा हूँ चीजों को। जनरलाइज करने का क्या सीन है, देखो ये रही स्क्रीन। अब देखो ये S1 है, इसे देखो ये S2 है, और किसी सोर्स पर आप एरो स्टार्ट करिए और किसी P पॉइंट पर इसे ले जाइए, यहाँ तक लाइट जा रही है, इस सोर्स से भी ले जाइए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि थीटा बहुत छोटा मानना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो कैपिटल D आपको मैंने लिख कर दिया था, इसके मुकाबले में y बहुत छोटा है, ये बात आपको एज्यूम करके चलनी है। तो असम्पशन है ये कि D बहुत बड़ा है y से, जिस वजह से अगर मैं यहाँ पर कोई एक अपने मर्जी की लाइन ड्रॉ कर लूँ मिड पॉइंट से, ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर लूँ जो मिड पे आ रही है, तो ये तीन लाइंस जो मुझे कन्वर्जिंग नजर आ रही हैं, अगर ये बहुत दूर 3-4 मीटर हो जाए और ये लगभग 1 या 2 मिलीमीटर हो जाए तो बिल्कुल नन्हा सा हो जाएगा, तो ये लाइट वेव्स एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होगी। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से एंगल थीटा होगा तो बेटा फिर यहाँ से भी एंगल थीटा ही होगा, और व्हाइट लाइन से तो थीटा होगा ही होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी थीटा है, तो बच्चों ये एंगल भी थीटा ही है। अच्छा, अब अगर मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है तो पाथ डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, हमेशा एक बात को दिमाग में रखें कि जब भी पाथ डिफरेंस निकालना हो किनके बीच का, लगभग पैरेलल वेव्स के बीच का, तो हमेशा उन पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं। अब ये वेव्स लगभग एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से आगे की लंबाई अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो जो ये एक्स्ट्रा वाला पाथ आ रहा है, इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ, तो यही एक्स्ट्रा नीचे वाली वेव में चला है, यानी पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो है वो S2a हो गई है, जिस वजह से ये जो दूरी आपको नजर आ रही है यही आपका पाथ डिफरेंस है। अब जो स्लिट्स के बीच की दूरी है उसे हम लोग d बोल रहे हैं, ये थीटा है ना बेटा, तो ये जो चीज है वो 90 माइनस थीटा है। अब सामने 90 है तो ऊपर वाला एंगल तो थीटा बनेगा ही बनेगा। क्यों ना उस नन्हे वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल देख लीजिएगा, ट्राइंगल S1 S2a में अगर हम साइन थीटा अप्लाई करें तो साइन थीटा अप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा परपेंडिकुलर जो कि पाथ डिफरेंस के बराबर है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 90 के सामने आ रहा है d, तो जो डेल्टा x पाथ डिफरेंस आ रहा है वो बन गया बेटा d sin थीटा। ठीक, क्या बन गया, d sin थीटा। बहुत बढ़िया, यानी कि अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि यार डेल्टा x को बहुत ध्यान से देखना। सेंट्रल मैक्सिमा के केस में, सेंट्रल मैक्सिमा के केस में डेल्टा x की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि हमें अभी पढ़ा था कि पाथ डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो 0 बराबर d sin थीटा। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो d 0 या तो sin थीटा 0, तो d 0 नहीं हो सकता, sin थीटा ही 0 होगा, और sin थीटा 0 होने का अर्थ ये है कि थीटा की वैल्यू भी 0 ही होगी। ठीक है मेरी बात। अच्छा, अब अगर हम यहाँ से सेंट्रल मैक्सिमा की बजाय
फर्स्ट मैक्सिमा की बात करें तो फर्स्ट मैक्सिमा के अंदर तो आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा के बराबर होगी। लास्ट में हम लोगों ने किया भी था अभी। देखो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो लैम्डा रखने के बाद डेल्टा एक्स की जगह लैम्डा रखोगे, उसे डी रखोगे, यहाँ साइन थीटा रखोगे, तो साइन थीटा की जगह जो आएगा वो आएगा लैम्डा अपॉन डी, और थीटा की जगह जो आएगा वो आएगा साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन डी। अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर आपने थीटा को सच में बहुत छोटा मान रखा है तो फिर साइन थीटा बराबर थीटा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से आप सेकंड और थर्ड मैक्सिमा के बारे में भी विचार कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अब मैं इन ट्राइंगल्स में tan थीटा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। tan थीटा की जगह बेटा y अपॉन डी आएगा। देखिएगा tan थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, ये tan थीटा बराबर y अपॉन डी आ गया। अब मैं अगर कह दूं इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, और जो कि वेरी स्मॉल है, क्यों वेरी स्मॉल है? क्योंकि आपने जो स्लिट्स के बीच की दूरी है वो मिलीमीटर्स में ली है, और ये जो स्क्रीन है बहुत दूर ली है, और y बहुत ज्यादा नहीं है, y बहुत छोटा है, ये कंडीशन मान के चल रहे हो तो थीटा अपने आप छोटा हो जाएगा। और जब बेटा थीटा बहुत छोटा हो जाएगा तो ऐसे समय पे चाहे साइन थीटा लिखो और चाहे tan थीटा लिखो, सब बराबर हो जाएंगे। तो y अपॉन कैपिटल डी आ गया। अब tan थीटा को छोड़ दो, साइन थीटा को पकड़ लो, तो चलो साइन थीटा की बातें करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या बन गया बेटा? y अपॉन डी। अब साइन थीटा को पकड़ लो तो साइन थीटा की जगह लिखा जाएगा डेल्टा x अपॉन डी, तो हमारे लिए ये बन गया बेटा डेल्टा x अपॉन डी बराबर क्या बना बेटा? y अपॉन डी। बस कुछ खास नहीं करना, यहाँ से y को अकेला कर लो और लिख लो d अपॉन डी इंटू डेल्टा x, ये बन गया। अब d अपॉन डी इंटू डेल्टा x की बातें हो चुकी हैं तो खेल खत्म हो गया। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा y इक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इंटू डेल्टा x। अब अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बातें करें, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल्टा x की वैल्यू 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, या फिर इसको और जनरलाइज कर दें तो n लैम्डा होती है। तो y की वैल्यू जो है वो बन गई d बाय डी इंटू एन लैम्डा, तो y की वैल्यू बन गई बेटा n लैम्डा d अपॉन डी। ये बना हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, यानी कि उन लोकेशंस की वैल्यूज हमने निकाल ली कि कहां कहां मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यानी मैक्सिमा मिलेगा। इसी तरह हम क्या करें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात करें, हम लिखेंगे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होगा? फॉर्मूला तो बेटा यही काम करेगा, d अपॉन डी इंटू डेल्टा एक्स, और आप जानते हैं डिस्ट्रक्टिव के केस में डेल्टा एक्स जो है वो लैम्डा बाय 2 इंटू 2n माइनस 1 होता है। तो पुट कर दीजिए ऊपर y इक्वल टू डी अपॉन स्मॉल डी, और डेल्टा एक्स की जगह क्या आएगा बेटा? 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। ये बन गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस, यानी ऐसी लोकेशंस पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो आपने मैक्सिमा की कंडीशंस भी निकाली, मिनिमा की कंडीशंस भी निकाली, और मिनिमा किस जगह मिलेगा, मैक्सिमा किस जगह मिलेगा, बात बन जाएगी। अब आप यहाँ पर देखिएगा, जब आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की स्टोरी लिख रहे हैं तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो हमारे लिए सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो y बराबर 0 पर मिलेगा। फर्स्ट मैक्सिमा जो है वो n की वैल्यू 1 डालने पे मिलेगा, यानी y इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी पर मिलेगा। सेकंड मैक्सिमा जो मिलेगा बेटा वो n की वैल्यू 2 डालने पर मिलेगा, तो 2 लैम्डा डी बाई डी पर मिलेगा। इसी प्रकार से थर्ड लैम्डा, इसी प्रकार से फोर्थ लैम्डा, फिफ्थ लैम्डा, और जितने आप निकालना चाहें वो सब। यहाँ देखिए साहब, यहाँ पर अगर आप फर्स्ट मिनिमा की बातें करें तो फर्स्ट मिनिमा के लिए y की वैल्यू लिखी जाएगी d अपॉन डी, ब्रैकेट में n की वैल्यू 1 डालनी पड़ेगी। 1 डालेंगे तो 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 इज अगेन 1 ही तो हुआ, बन गया लैम्डा बाई 2। अगर आप सेकंड में मिनिमा के बारे में बात करें तो फिर हमारे लिए y की वैल्यू बनेगी बेटा d अपॉन डी,
n की जगह 2 डालेंगे, 2 2 जार 4, 4 माइनस 1 3, तो ये बन गया बेटा 3 लैम्डा बाय 2। इसी तरह अगर आप थर्ड मिनिमा की बातें करेंगे तो जस्ट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, फॉर कैलकुलेशन पर्पस में छोड़ रहा हूँ, d बाय d 5 लैम्डा बाय 2, अगेन 7 लैम्डा बाय 2, 9 लैम्डा बाय 2, 11 लैम्डा बाय 2, इस तरह से चलता रहेगा। ये बेटा मैक्सिमास और मिनिमास की बेसिक लवली कंडीशंस हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक पुराने डायग्राम में कुछ इंटेंसिटी के रिलेशंस दिखाना चाहता हूँ, तो चलो इंटेंसिटी का रिलेशन देख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लाइट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कुछ भी ऐसा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। आप इसे एक रे बेस लाइन माने और बेस लाइन में इंटेंसिटी का ग्राफ दिखाया जा रहा है, वेरिएशन दिखाया जा रहा है। अब जो बनाने जा रहे हैं कि कैसे इंटेंसिटी बढ़ी और कहाँ घटी, ठीक है मेरी बात। तो इंटेंसिटी जो है बेटा वो इस तरह से चलती है, इसको आप साइन का ग्राफ बिल्कुल ना माने या कोई वेव ना माने, आप इसे ऐसा समझें कि ये वो लोकेशन है जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम है, पर लाइट यहाँ पर कहीं बाहर नहीं निकल के चली जा रही है। ये मत सोचे कि लाइट बाहर निकल गई। एक्चुअली यहाँ पर ग्राफ में जैसे एम्पलीट्यूड को बढ़ाकर दिखाते हैं, ठीक वैसा ही मैं ग्राफ प्लॉट करके आपको बता रहा हूँ कि इन लोकेशंस में इंटेंसिटी इस तरह बढ़ गई और जिन लोकेशंस में इंटेंसिटी बढ़कर मैक्सिमा हो गई उन्हें हमने मैक्सिमास बोलना शुरू किया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलना शुरू किया। और जहां पर इंटेंसिटी जीरो हो गई, देखिए ऊपर यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी जीरो हो गई, यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी जीरो हो गई। तो जहां जहां पर इंटेंसिटी जीरो हो गई वो बेटा मिनिमा कहलाए। तो ये जो कंडीशन है बेटा, ये हमारे मैक्सिमा की है, ये हमारे मिनिमा की है, ये हमारे मैक्सिमा की है, ये हमारे मिनिमा की है, ये हमारे मैक्सिमा की है, ये हमारे मिनिमा की है, फिर ये मैक्सिमा की है, फिर ये मिनिमा की है, और इस तरह से खेल चलता रहेगा। ये वेरिएशन जो आपको दिखाई दे रहा है इंटेंसिटीज में, ये आपको सबसे पहली फोटो में यहाँ हमने दिखाया था। कहीं कहीं पर मैक्सिमम आपको नजर आ रहा है, ज़्यादा इंटेंसिटी है, लाइट घटते घटते यहाँ पर अंधेरा हो जा रहा है, फिर लाइट बढ़ रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, फिर घटते घटते यहाँ अंधेरा हो जा रहा है, सो ऑन। इस तरह की चीज़ आपको दिखाई देती है जो एस्टैब्लिश करती है कि लाइट वेव है। ये झगड़ा न्यूटन के टाइम से चल रहा है 1600 समथिंग में, और 1800 समथिंग में हमारे यंग साहब ने एक्सपेरिमेंट किया और लगभग 150 साल बाद ये गुत्थी सुलझी कि वेव सच में, लाइट सच में वेव है। इसके बाद ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तो हम वेव ही प्रूव करके चल रहे हैं। आज के लेक्चर को यहाँ पर ओवर करने का समय आ गया। YDSE से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डील कर लिए हैं, यानी कि हमने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस और उनकी लोकेशंस के बारे में डिटेल में बात कर ली, क्या कंडीशंस हैं इनके बारे में बात कर ली। दो तीन बातें बची हैं, जैसे फ्रिंज विड्थ का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फ्रिंज विड्थ क्या होती है वो जानेंगे। इसके अलावा अब YDSE के बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आती है। फिलहाल साउथ सिटी PCMB को शेयर नहीं किया तो करते रहिए, लाइक नहीं किया तो करते रहिए, सब्सक्राइब तो कर ही लो यार। चलो मिलेंगे अगले टर्म पे, अगले लेक्चर में, जहां हम YDSE के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स यानी कि फ्रिंज विड्थ और उनकी प्रॉब्लम्स को देख रहे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।